हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स इससे पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो हम आज ट्राई करेंगे उसको सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं हम लोग कि पहले क्या क्या देखे थे। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जब लाइट हमारा ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये इन दोनों मीडियम का इंटरफेस है, बाउंड्री। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल कर रहा था तो इसका जो बेंडिंग हो रहा है लाइट का, यही हमारा रिफ्रैक्शन था। ठीक है, दो लॉस पढ़े थे रिफ्रैक्टिव, हम लोग दो लॉस पढ़े थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सब एक ही प्लेन पर लाई करता है। और सेकंड लॉ पढ़े थे हम लोग, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम से जान रहे थे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा था मेरा कि जो एंगल आई है इसका साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और r का जो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो r है मेरा एंगल, इसका जो साइन होता है वो मेरा एक कांस्टेंट नंबर देता है। ठीक है, कांस्टेंट कोई खास नंबर देगा। ये किसी भी दो पेयर ऑफ मीडियम्स के लिए सेम होता है हमारा। ठीक है, किसी भी दो पेयर मीडियम के लिए ये हमेशा सेम होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ग्लास ले लें, यहाँ वाटर ले लें, तो जब भी ग्लास और वाटर हम लेंगे, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रहे हैं। ठीक है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, अगर हम इसको बढ़ा के 60 भी कर दे, चाहे 45 कर दे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी चेंजेस आएगा। और उस दौरान भी अगर हम sin i बाय sin i निकालेंगे तो हर केस में एक ही नंबर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल करें और यहाँ पे कुछ और एंगल आएगा रिफ्रैक्शन, उस समय हम इसका निकालेंगे तो मान लेते हैं कि अगर 1 आया या 2 आया तो हर केस में हमारा उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर देता है और ये कांस्टेंट नंबर जो है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट मेरा ट्रैवल कर रहा है तो कितना बेंडिंग होगा, किस हिसाब से बेंडिंग होगा वो बताता है। ठीक है, बेंडिंग ज्यादा होगा या कम होगा, टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, कितना बेंडिंग होगा ये बताता है। अच्छा, एक और बात, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा था तो उसके स्पीड में भी चेंजेस हो रहा था। हम लोग बात किए थे कि रिफ्रैक्शन क्या हो रहा था, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और था, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और था, और इसी डिफरेंस की वजह से मेरा क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन फिनोमेनन जो है वो हो रहा था। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते इस मीडियम में मेरा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v1 है, इस मीडियम में मेरा स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस पोजीशन पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, शॉर्ट में मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 in medium 1 by speed of light in medium 2। ओके, तो क्या करें हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, यहाँ पर अगर मीडियम में चेंजेस होगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंजेस होगा। तो इसी दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है, जब मीडियम 2 में लाइट आ रहा है मीडियम 1 से, तो हम क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू, ये एक साइन है जो कि यू के जैसा लग रहा है, और एंड से डिनोट करते हैं। तो हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कॉमा 1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1। ये 1 किसी में यहाँ पर भी हो सकता है, किसी में यहाँ पर भी हो सकता है, किसी में यहाँ पर भी, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है, वो चेंजेस हो रहा है, लेकिन जिसका बात हो रहा है वो हमेशा इसी प्लेस पे होगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
with respect to medium 1 is equal to क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है उसका स्पीड हम ऊपर रखेंगे और जिसके बारे में बात हो रहा है उसका स्पीड जो है लाइट का उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए अगर हम दिखाएं तो क्या हो गया मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हम क्या करेंगे 1 का स्पीड जो है लाइट का उसको ऊपर रखेंगे जिसको v1 से डिनोट किए और 2 को हम लोग नीचे रखेंगे v2। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कन्वर्ट किए और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग और कुछ टर्म्स को समझेंगे जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर उल्टा हो जाए तो मतलब लाइट अब हम क्या करें, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ आए तो मीडियम 2 से अगर मीडियम 1 की तरफ अगर आए तो क्या इसके पाथ में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसी पाथ पे वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। जिस पाथ पे हम इधर से भेजे तो जिस पाथ पे ये रिफ्लेक्ट किया, अब अगर इंसिडेंस इधर से करेंगे तो रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हमको किसके बारे में पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 और यहां पे क्या जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पता करो उसका स्पीड ऊपर और जिसके बारे में पता करो उसका नीचे। तो ये मेरा हो गया रिलेशन। एकदम क्लियर रखना है, इसको ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 by v2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू v2 by v1। क्या ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है? क्या ये दोनों रेसिप्रोकल है? ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो μ21। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा v2 by v1 या v1 by v2, मतलब इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 by μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों हमारा रेसिप्रोकल है, ये v1 by v2 है, ये v2 by v1 है। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, v2 by v1 कितना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर था। इसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होता है मेरा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जब हम क्या करें कि मीडियम 1 हम अब कोई भी मीडियम ना, अब फिक्स्ड एक मीडियम रखेंगे या तो एयर या वैक्यूम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि लाइट को एयर या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में डाल रहे हैं। एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर ट्रांसपेरेंट है, एयर से ग्लास में जा रहा हो, एयर से केरोसिन ऑयल में जा रहा हो, तो एयर या वैक्यूम से जब किसी और मीडियम में लाइट जाएगा और उस समय जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में पता कर रहे हो, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में मेरा स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, c से डिनोट कर रहे हैं और मीडियम 2 जो मेरा है उसको मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मेरा सिर्फ v है, तो इस केस में ये मीडियम m है। ठीक है, सेकंड मीडियम को बोलते हैं मीडियम m। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m, अब विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्टली जब भी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो बस जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका सिंबल नीचे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मींस c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय v। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या हो गया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पता कर रहे होंगे तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम को कह रहे हैं। बुक्स में जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे मेरा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है
1.33। तो ये मेरा एब्सोल्यूट है, मतलब हवा से पानी में जा रहा है तो कितना टर्न होगा इसके बारे में बात करेगा। ये ग्लास के बारे में बात करें तो 1.52। तो ये भी मेरा क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट बता रहा है। इसी तरीके से बाकी सारे मटेरियल का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट C/V, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एकदम क्लियर रखना है हमारे को। तो ये था मेरा C/V, ठीक है। तो ये था मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब कोई भी दो मीडियम रख लें, जब कोई भी दो मीडियम रख लें तो मेरा क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि एयर या वैक्यूम की जगह जो पहले वाले देख रहे थे हम लोग, मीडियम 1 में कुछ भी हो, मीडियम 2 कुछ भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसके लिए बस हम लोग इसका यूज कर लेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे कि यहाँ पे मेरा वाटर से ग्लास में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे इसका, यहाँ पर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मेरा वो क्या जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको ऐसे दिखा देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये मेरा होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करेंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 225/200, 25 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा, ये 9 बार में, तो 9/8 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 9/8। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये सिंपली डिवाइड हो रहा है, कोई यूनिट नहीं होगा, ये सिर्फ एक नंबर होगा प्योर। और यहाँ पर मेरा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये भी मेरा एक यहाँ पर एक रिलेशन देखें, ये तो है ही जो इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते क्या ये इसी फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग देख लेते एक बार, μ2 मतलब क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो एब्सोल्यूट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट का v2 था, तो हम यहाँ पे क्या किए, v2 बाय c बाय v1। ये मेरा डिवाइड में है, इसको ध्यान रखेंगे, v2 तो डिवाइड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आएगा तो v1 ऊपर आ गया और c नीचे कट गया, ये तो कितना आ गया, v1 बाय v2। तो क्या सेम आ गया, v1 बाय v2। तो एक और मेरे पास रिलेशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको भी साइड में लिख दे रहे हैं। ये सब रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो पता है, ये ठीक उसी से रिलेटेड हो गया मेरा, ये दोनों तो खास नहीं, ये हमारा हो गया एक, ठीक है। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट के लिए, और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में मेरा कुछ इस तरीके से होगा। ये दो तीन रिलेशन हम लोग को ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट। तो अब कंक्लूजन क्या आता है, थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मेरे पास में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास के बारे में और एक वाटर के बारे में, ठीक है। और इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कुछ कंक्लूजन्स को, ठीक है। जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मेरा ग्लास का 1.52 और इसका दिया हुआ 1.33, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। तो इस केस में ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे रेयरर और डेंसर मीडियम में बात कर रहे थे ना, क्या होता है रेयरर और डेंसर, लाइट का स्पीड के टर्म में हम लोग बात करते हैं। जिसमें लाइट आसानी से पास हो सके वो रेयरर मीडियम है, जिसमें लाइट को ट्रेवल होने में काफी दिक्कत हो रहा हो, मतलब जहाँ पे लाइट का स्पीड काफी स्लो हो जा रहा हो, तो वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो लाइट के हिसाब से यहाँ पे जो डेंसिटी है, लाइट जिस तरीके से ट्रेवल करेगा उसको ऑप्टिकल डेंसिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब कि लाइट को ट्रैवल करना उसमें उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगा, इसका मतलब लाइट आसानी से ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो ये था। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा वहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा है, मतलब लाइट को ट्रैवल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा मेरा इसके कंपैरिजन में। तो बेंडिंग किस में ज्यादा होगा? जहां पर लाइट को ज्यादा अचानक से रुकना पड़ा, जहां पर ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस हो गया, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ज्यादा जहां पर आ रहा है बेंडिंग वहीं पर मेरा ज्यादा होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ज्यादा होगा बेंडिंग वहां ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां कम होगा वहां पर बेंडिंग भी कम होगा। एक बार जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो बेंडिंग भी ज्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, तभी ये सारा फिनोमिनन मेरा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेरा कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, घना कम है, तभी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा और इस वजह से बेंडिंग भी इसमें कम होगा। ठीक है, ज्यादा लाइट को जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर लाइट आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकेगा, बेंडिंग भी वहीं पर ज्यादा होगा, और जहाँ लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकेगा बेंडिंग वहाँ पर कम होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा टॉपिक काफी क्लियरली। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, जो थोड़ा मोड़ा डाउट अगर रह भी गया हो तो न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।